हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स पे, यूनिट ऑफ फोर्स पे। यूनिट कितने होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट उसके, और उसके साथ उसके ग्रेविटेशनल यूनिट पे बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपका फंडामेंटल फोर्स के बारे में बात करने वाले। जी हां, आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जैद हाशमी, आपका खूबसूरत चैनल। मैं आपका मोहम्मद जैद हाशमी। तो आज हम बात करते हैं फोर्स पे। चलिए, तो फोर्स की बात करने से पहले सबसे पहले बात किया जाए कि मोशन का होने का कारण क्या होता है। मोशन का कारण, जैसे कि अगर कोई बॉडी है, बॉडी मोशन कर रही है किसी वेलोसिटी से, विद सम वेलोसिटी, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, जैसे कहा जाता है कि बॉडी मूव कर रही है, ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी, ये बॉडी मोशन में है। अगर ये बॉडी मोशन में है तो इसके बॉडी के मोशन का कारण क्या है, कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन। तो कॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि मोशन का कारण क्या होता है, ये होता है फोर्स। कॉज ऑफ मोशन बेसिकली क्या होता है, फोर्स। तो अगर ये बॉडी मोशन में है तो मोशन में होने का इसका कारण क्या है, सिंपल सा इसका मतलब होता है फोर्स। मतलब अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाएंगे तभी वो मोशन में होगा। कहने का मतलब किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करने को ही क्या कहलाता है, जब चेंज करते हैं तो बॉडी का स्टेट जो चेंज हुआ है उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या होता है, बेसिकली फोर्स होता है ना। तो सिंपली हमने क्या लिखा, कॉज ऑफ मोशन। मोशन होने का कारण, अगर कोई बॉडी मोशन में है, आपने काइनेमेटिक्स से पढ़ा है कि बॉडी मोशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेशन जीरो होता है। और अगर एक्सेशन जीरो है तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि फोर्स जीरो है। लेकिन अगर बॉडी मोशन में है विद एक्सेलरेटेड मोशन, उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है या फिर उसका वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड है। और अगर एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब उस बॉडी पर फोर्स लगा हुआ है। आज हम उसी फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसी काइनेटिक्स की बात करने वाले हैं। क्योंकि आपने इस चीज के बारे में सुना होगा कि काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में कॉज ऑफ मोशन को हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब मोशन के होने का कारण को हम नहीं पढ़ते हैं कि क्यों मोशन हो रहा है। लेकिन काइनेटिक्स में आपको क्या बताया जाता है कि मोशन क्यों हो रहा है, इसको भी साथ ही साथ बताया जाता है विथ वेलोसिटी, विथ एक्सेलरेशन, विथ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ब्ला 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 ब्ला। तो ये सब चीजें हैं। तो सिंपल से अगर हम बात करें फोर्स क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। सिंपल बुकों में ये भी लिखा हुआ होता है, मैंने भी लिख दिया इसी चीज को कि फोर्स बेसिकली है क्या। फोर्स बेसिकली एक एफर्ट है, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। मतलब दबाव तथा खिंचाव को ही क्या बेसिकली बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। which tries to change the state of rest और change the state of rest, जो क्या करता है, किसी बॉडी के रेस्ट के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है या फिर कर देता है। सिंपल सा मतलब, कहने का मतलब ये कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो इसको चला देता है या फिर चलाने की क्या करता है, कोशिश करता है। which tries to change the state of rest, ट्राई करता है, या तो ट्राई करता है या तो उसके स्टेट को बदल देता है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जो क्या करता है, बॉडी में जो बॉडी रेस्ट पे रखी है उसको मोशन में ला देता है या फिर मोशन में लाने की कोशिश करता है। एंड विच ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज बेसिकली कॉल्ड आपका फोर्स। तो फोर्स का ये पूरा डेफिनेशन बना कि फोर्स क्या होता है, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ विच ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी और चेंज दिस डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज बेसिकली कॉल्ड फोर्स। फोर्स का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स एक दबाव तथा खिंचाव की एक प्रक्रिया है। दबाव या खिंचाव की एक एक्सटर्नल एफर्ट है, बाहर से लगाया हुआ चीज है, जो क्या करता है, किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। सिंपल सा मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हैं। सर ये बातें समझ में नहीं आई कि ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ बॉडी मोशन में हो जाएगा फोर्स की वजह से, ये बात तो एकदम क्लियर है। लेकिन ट्राई करता है, सिंपल सा मतलब है ट्राई। देखो ध्यान से,
जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, या फिर ये दीवार मान लेते हैं। अगर ये दीवार है तो हम इसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। अगर इसे पुश कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, क्या इस फोर्स की वजह से इस दीवार का स्टेट चेंज हुआ? तो आंसर है नहीं, इस दीवार का स्टेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमने ट्राई किया। तो क्या इस पर मैंने फोर्स नहीं लगाया? ऑब्वियस सी बात है, नहीं, हमने फोर्स लगाया क्योंकि हम दबा रहे हैं इसको। और अगर दबा रहे हैं तो फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन इस दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, इस दीवार का स्टेट चेंज नहीं हो पा रहा है। अगर इस दीवार का स्टेट चेंज नहीं हो पा रहा है, मतलब ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। इसका मतलब हमने ट्राई किया, हमने फोर्स लगाया, लेकिन इसका स्टेट चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई बॉडी रखी हुई है, मान लेते हैं इस पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये मार्कर रखा हुआ हमारे हाथ के ऊपर, और हमने क्या किया, हमने इस पर फोर्स लगा के इसको आगे खिसका दिया। अगर हमने इस पर फोर्स लगा के आगे खिसका दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, मोशन में हो गया, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, डिस्प्लेस्ड किया। मोशन में हुआ, इसका मतलब फोर्स लगा, और इस बार जो फोर्स लगा, मैंने इस तरीके से फोर्स लगाया कि इस बॉडी का स्टेट मैंने क्या कर दिया, चेंज। मतलब था ये रेस्ट में, लेकिन इसको मैंने चेंज कर दिया। तो फोर्स दो काम करती है, या तो स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है, या तो स्टेट को चेंज कर देती है। ठीक है, तो वही मैंने यहां बताया कि विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट, या फिर विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और वी कैन से विच ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। मतलब फोर्स की वजह से बॉडी का डायरेक्शन भी क्या करता है, बदलता है ना। तो ये सब चीजें हैं, फोर्स इतना काम करता है। मतलब क्या क्या करता है, तीन काम। पहला काम क्या करता है, रेस्ट से मोशन में ला देता है बॉडी को। दूसरा क्या करता है, मोशन से रेस्ट में ला देता है बॉडी को। तीसरा काम क्या करता है, डायरेक्शन बदलता है। और एक चौथा काम इसका और होता है, विच चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। विच चेंज, मैं पूरा लिख देता हूं, चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, यहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और ट्राई भी करता है रेस्ट के स्टेट को चेंज करने के। दूसरा क्या है, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ट्राई करता है, ट्राइज। चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिफिनिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही होती है। चौथा नंबर क्या है, शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की शेप भी क्या करता है, ये चेंज करता है। तो इसका चार काम होता है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये फोर्स होता है। अब फोर्स के यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है। तो बेसिकली आप बहुत बचपन से ही पढ़ रहे हैं, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। एसआई यूनिट आपका क्या है, न्यूटन है। लेकिन कुछ बातें हम भी कर लेते हैं, क्या क्या है। तो फोर्स की यूनिट को दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। पहला क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट, और दूसरे को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल यूनिट। फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट यूनिट एंड सेकंड इज द ग्रेविटेशनल यूनिट। तो पहला क्या हुआ आपका, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, और दूसरा क्या है, साइड में लिख दे रहा हूं, ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है हमारे फोर्स का, न्यूटन। क्या बोला, न्यूटन, एब्रीवेटेड एज कैपिटल एन, कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है डायन। क्या बोला, डायन। तो दो मैंने बताया, एक एसआई सिस्टम में मैंने बताया और दूसरा मैंने सीजीएस सिस्टम में बताया।
एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन, और आपका सीजी सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है? डायन। सिंपल सा है ना, आपने सुना भी होगा। इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको बता देते हैं कि न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है। तो यही मैं डब्बे में लिख देता हूं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। अब किताबों में 1 न्यूटन का डेफिनेशन भी लिखा होता है, चलिए इसको भी मैं बात कर लेता हूं। 1 न्यूटन का डेफिनेशन होता क्या, मतलब न्यूटन बेसिकली है क्या। आपने सेकंड लॉ पढ़ा है क्लास 9th में। अभी बेसिकली सेकंड लॉ तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप थोड़ी बहुत सेकंड लॉ जानते हैं। फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या बोला? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। अगर मैं 1 kg के बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करूं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या, तो इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? 1 × 1, दिस इज इक्वल टू कितना? 1 न्यूटन। यही है डेफिनेशन बेसिकली क्या? फोर्स का। यही क्या है? डेफिनेशन है 1 न्यूटन का। तो 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन यूनिट मास ऑफ द बॉडी। मतलब 1 kg के बॉडी में अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? 1 न्यूटन। क्या बोला? 1 kg की बॉडी में अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं तो बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स कहलाएगा 1 न्यूटन कहलाएगा। इसी तरीके से डायन भी होता है। डायन किस में है? सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में 1 डायन को कैसे डिफाइन करके किया गया है कि अगर 1 ग्राम के बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं तो उस बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 1 डायन। क्लियर है? 1 डायन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास ऑफ द बॉडी। यूनिट मास मतलब सीजीएस सिस्टम में, विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन, वो भी सीजीएस सिस्टम में। मतलब कि 1 ग्राम के बॉडी में अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स कहलाएगा 1 डायन कहलाएगा। और उन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन 10⁵ का। ये यूनिट एंड डायमेंशन में आपको बताया भी जाता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल यूनिट की बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है साइड में? तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है फोर्स का? इन एसआई सिस्टम ग्रेविटेशनल यूनिट होता है फोर्स का किलोग्राम वेट, या कई बुकों में इसे किलोग्राम फोर्स भी लिखते हैं। तो कहीं ऐसा लिखा मिल जाए तो घबराइएगा नहीं। किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स एक ही बात है, लेकिन ये किलोग्राम वेट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। और इन सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा? ग्राम वेट, क्योंकि यहां किलोग्राम है तो यहां ग्राम हो जाएगा। ग्राम वेट या फिर ग्राम फोर्स। अब ये बेसिकली है क्या? किलोग्राम वेट। क्योंकि जैसे मैंने न्यूटन को यहां डिफाइन किया वैसे किलोग्राम वेट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी इज बेसिकली नोन एज किलोग्राम वेट। अर्थ द्वारा 1 किलोग्राम बॉडी पे लगाया गया फोर्स जो कहलाएगा उसे क्या बोलेंगे? किलोग्राम वेट या फिर किलोग्राम फोर्स। अगर आपको देखना है तो देखिए, मैंने जो बोला उसको क्या कहा है मैंने? 1 किलोग्राम पे जितना फोर्स लगाएगा अर्थ जितना लगाएगा। अब अर्थ जो फोर्स लगाएगा तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास कितने पर? 1 किलोग्राम पर। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करता है अर्थ अपने चारों तरफ? g का। g मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 9.8 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया? 9.8 न्यूटन। इसका मतलब ये कि मैंने क्या बोला कि 1 किलोग्राम पर अर्थ जितना फोर्स लगाता है दैट इज बेसिकली किलोग्राम वेट। इसका मतलब ये कि 1 किलोग्राम पर फोर्स कितना लगा रहा है अर्थ? 9.8 न्यूटन। मींस
कि 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू कितना? 9.8 न्यूटन होता है, या फिर 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इसी तरीके से आपसे बोला जाए कि ग्राम वेट क्या होता है। ग्राम वेट का मतलब होता है इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन 1 ग्राम। क्योंकि ये सीएस सिस्टम है, तो 1 ग्राम पे लगने वाला जो फोर्स होगा अर्थ द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम वेट बोलेंगे। 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लगेगा अर्थ द्वारा, उसको हम किलोग्राम वेट बोलेंगे। तो इसका मतलब ये सर कि अगर कहीं पर लिखा हो, क्योंकि किताबों में, कहीं बुकों में ये यूज हो जाता है कई बार, क्या ऐसे कहेगा कि फोर्स लगा, किसी बॉडी पे फोर्स लगा हुआ है, कितना फोर्स लगा हुआ है? 10 किलोग्राम वेट। तो इसका मतलब यह है कि जिस बॉडी पे फोर्स लगा हुआ, उस बॉडी पे फोर्स, उस बॉडी का मास कितना है? मास इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। सिंपल सा मतलब ये। 10 किलोग्राम वेट का मतलब है कि 10 किलोग्राम के बॉडी पर फोर्स लगेगा, और 10 किलोग्राम के बॉडी पर फोर्स कौन लगा रहा होगा? किलोग्राम वेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कौन लगा रहा होगा? अर्थ लगा रहा होगा, मतलब ग्रेविटी के कारण। देखो इसीलिए तो लिखा गया है ग्रेविटेशनल यूनिट, है ना। तो सिंपल सा मतलब ये होता है। अच्छा जी, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो ये हो गया यूनिट ऑफ द फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स का टाइप। तो सबसे पहला टाइप मैं लिखता हूं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोला? कांटेक्ट फोर्स, है ना। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा फोर्स होगा जब दो बॉडी क्या होगी? कांटेक्ट में आएगी। मतलब इट इज एक्सर्टेड बिटवीन द टू बॉडी व्हेन टू बॉडी आर एक्चुअली इन कांटेक्ट। मतलब जब दो बॉडी एक दूसरे के एक्चुअल में कांटेक्ट होगी तो क्या लगेगा? उन दोनों बॉडी के बीच में कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। सिंपल सा मतलब है। मतलब कहने का मतलब ये कि आपने नाम सुना होगा, मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं कांटेक्ट फोर्स का। एग्जांपल है आपका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। दूसरा है एग्जांपल आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये भी कांटेक्ट की वजह से ही आता है। तीसरा एक एग्जांपल और देता हूं, लिख लीजिए टेंशन। क्या बोला? टेंशन। तो 3 फोर्स का नाम मैंने बताया, एक नॉर्मल फोर्स बताया, एक फ्रिक्शन बताया, एक टेंशन बताया। ये 3 टाइप के फोर्स क्या कहलाते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। कांटेक्ट फोर्स कब लगेगा? जब दो बॉडी एक्चुअल में कांटेक्ट में होंगी। अब नॉर्मल फोर्स के बारे में बात होगी, मैं अलग अलग लेक्चर लेके बताऊंगा कि नॉर्मल फोर्स अलग क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, टेंशन क्या होता है। छोटी छोटी बातें इस पे होंगी। ऐसे ऊपर ऊपर से बातें हो रही है कि कांटेक्ट फोर्स बेसिकली होता क्या है। सिंपल सी बात यह है कि दो बॉडी कांटेक्ट में होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल नॉन कांटेक्ट फोर्स। स्लोगन बना लो, एक कांटेक्ट है, दूसरा क्या होगा? नॉन कांटेक्ट होगा। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? मतलब दो बॉडी के बीच में फोर्स लगेगा लेकिन दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं होगी, विदाउट कांटेक्ट। फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन एक्चुअल कांटेक्ट। जब वो एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं होंगी, कुछ दूर दूर पर रखी होंगी, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल सर, एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है पहला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये होती है। जैसे सिंपल से अगर बात कहें कि एक हमारा क्या है, एक मास यहां रखा हुआ है, क्लास 9 में हमने पढ़ा होता है, एक मास आपका यहां रखा हुआ होता है, तो इन दोनों मास के बीच में फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G
m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। क्या ये वाला जो फोर्स लगने वाला है, क्या ये वाला फोर्स लगने के लिए इन दोनों के बॉडी में कांटेक्ट होना जरूरी है क्या? तो आंसर है नहीं, कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये दोनों अगर दूर दूर भी होंगे तब भी फोर्स लगेगा। जैसे कि किसी बॉडी को हम क्या कर देते हैं, ऐसे छोड़ ड्रॉप कर देते हैं। अगर बॉडी को मैं ड्रॉप कर दूंगा तो बॉडी नीचे आती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन के कारण आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण नीचे आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, उसके कारण वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये कि अर्थ के अंदर से कोई रस्सी उस्सी नहीं निकला कि पकड़ के हमारे बॉडी को नीचे खींच लाया है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आया है, नॉन कांटेक्ट फोर्स के कारण नीचे आया है, जिसके कारण उनके बीच में फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, आप जानते हैं। अगर दो प्लस ले लेंगे तो एक दूसरे के बीच में रिपल्सन होगा, मतलब इन दोनों के बीच में इस तरह का फोर्स लगने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए कोई भी कांटेक्ट में होने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये अगर कांटेक्ट में नहीं भी होंगे तब भी ये फोर्स लगेगा। आप ये भी जानते हैं कि दो मैग्नेट को दूर दूर पर रखा जाए तो मैग्नेट के बीच में रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर सेम पोल एक साइड में होगा, नॉर्थ नॉर्थ होगा तो रिपेल करेगा, साउथ साउथ होगा तो रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनको भी, ये सब मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए भी हमें इनको कांटेक्ट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली सिंपल सी बात है। एक हो गया कांटेक्ट फोर्स, एक हो गया हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, सेंट्रल फोर्स। क्या बोला? सेंट्रल फोर्स। आपके बुकों में ऐसे लिखा भी होगा सेंट्रल फोर्स। नाम ही काफी होता है, कुछ चीजें नाम से भी समझ में आती। सेंट्रल फोर्स, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, दैट इज बेसिकली सेंटर फोर्स। ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, दैट इज बेसिकली सेंट्रल फोर्स। नाम से ये पता चल रहा है, लेकिन मैं कुछ और बताऊंगा। क्या? कि अगर किसी बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, मतलब फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है सर, कि ऐसा पॉइंट जहां से फोर्स लगाया जा रहा है इस बॉडी पर, फिक्स्ड पॉइंट ऐसा समझ सकते हो। मान लो कि इस पॉइंट से इस बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं पोजीशन आर है इसका। तो अगर इस बॉडी पे इस तरह से फोर्स लगे कि इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवर्ड्स द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवर्ड्स द बॉडी, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट। मतलब किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी पर इस तरह से फोर्स लगे कि फोर्स का डायरेक्शन पोजीशन से अवे है या फिर पोजीशन की तरफ है। ऐसे भी बोल सकते हैं फिक्स पॉइंट की तरफ है या फिर फिक्स पॉइंट के अवे है। एंड साथ ही साथ वो जो फोर्स है, फोर्स इज डिपेंड्स ऑन आर, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ आर, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब वो फोर्स किस बात पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो हम बोलेंगे क्या है वो हमारा सेंट्रल फोर्स। सीधी सी बात कि इस तरीके किसी बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है कि किसी फिक्स पॉइंट के बाद वो अवे लग रहा है या फिर फिक्स पॉइंट की तरफ लग रहा है, फिक्स पॉइंट से दूर लग रहा है, फिक्स पॉइंट की तरफ लग रहा है, और साथ ही साथ वो जो फोर्स लग रहा है उस पोजीशन पर अगर डिपेंड करता है, मतलब पोजीशन के हिसाब से अगर वो फोर्स बदलता है तो हम बोलेंगे दैट इज द सेंट्रल फोर्स। मतलब उस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे सिंपली सेंट्रल फोर्स। ठीक है, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। क्यों? क्योंकि फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करता है। दो बॉडी के बीच में पोजीशन अलग अलग होगा तो फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी, और वो हमेशा एक दूसरे की तरफ लगते हैं, वो हमेशा एक दूसरे की तरफ लगते हैं, तो वो हमारा सेंट्रल फोर्स हो गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है ना। तो दैट इज दिस इज द सेंट्रल फोर्स। ये तीसरे टाइप का हो गया। और एक चौथे टाइप का फोर्स जिसे हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। कई बार यूज होंगे, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स ये क्या है, फिर से नाम बता रहा है मैं कौन सा फोर्स हूं, अंदर वाला। कौन सा? अंदर वाला। मतलब किसी सिस्टम के अंदर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स।
ये तो नाम से पता चल रहा है, लेकिन मैं कुछ और बताऊंगा। क्या बताऊंगा? फोर्स एक्टेड बिटवीन टू पार्टिकल्स, फॉर लॉन्ग टाइम। दो बॉडी के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स अगर लंबे समय तक लगता है, दैट इज बेसिकली इंटरनल फोर्स। हाँ, अंदर वाला फोर्स हमेशा लंबे समय तक के लिए लगता ही है। जैसे सिंपल सा मतलब है, जैसे किसी कोई सिस्टम मान लेते हैं, ये हमारा कोई सिस्टम है। सर ये अब एक क्वेश्चन और बन गया, सर ये सिस्टम क्या होता है? छोटे 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 पार्टिकल को मिलाओ, और अगर छोटे 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 पार्टिकल को मिलाकर अगर एक बड़ा सा पार्टिकल बनाओ, पार्टिकल नहीं तो बॉडी बनेगा वो, है ना, बड़ा सा बॉडी बनाओ, तो उस बॉडी को ही क्या बोलेंगे? सिस्टम, है ना। जैसे मैंने एक छोटा सा पार्टिकल ये लिया, 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 और मैंने सबको क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया। और अगर कंबाइंड कर दिया तो पूरी की पूरी ये क्या कहलाएगी? ये सिस्टम कहलाएगी। दिस इज द सिस्टम ऑफ 3 3 6 7, सिस्टम ऑफ 7 पार्टिकल्स, है ना। तो 7 पार्टिकल्स का ये क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम का मतलब ये होता है, मतलब सिस्टम में हमेशा एक से ज्यादा पार्टिकल हो। सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स भी हो सकता है, सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स भी हो सकता है, सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स भी हो सकता है ना। तो सिस्टम का मतलब ये। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, उनको साथ में देखा जा रहा है, कंबाइंड फॉर्म में देखा जा रहा है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मान लेते हैं अगर कोई बॉडी है, मान लेते हैं इस टाइप का कोई आपका बॉडी है, आलू शेप, है ना, पोटैटो शेप का, या अगर कोई बॉडी है, तो ये अगर बॉडी है तो इस बॉडी को बनाने में ढेर सारे पार्टिकल्स लगे होंगे। मैं मान लेता हूँ एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये, 3 पार्टिकल ले लिए होंगे, ढेर सारे पार्टिकल्स, है ना। इस बॉडी के अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल से ये पूरी की पूरी बॉडी बनी है, छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो अगर ये एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, और तब तक लगेगा जब तक ये दो बॉडी रहेंगी, जिंदा रहेंगी। जिंदा रहने का मतलब पृथ्वी पे जब तक ये पार्टिकल्स रहेगा तब तक ही रहेगा। जब तक ये पृथ्वी पर ये बॉडी रहेगा तब तक ये 2 पार्टिकल्स रहेंगे, और जब तक ये 2 पार्टिकल्स रहेंगे तब तक इनके बीच में फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा? जनरल फोर्स होता है भाई साहब, 2 मैसिव बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इनके बीच में लगना ही लगना है, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल्स के पास मास होंगी। मान लेते हैं इसका m1 मास है, इनका m2 मास है। सिमिलरली इसी तरीके से इन 2 पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स लगेगा, इसी तरीके से इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्स। तो समझ में आई बात, इंटरनल फोर्स क्या है? एक तो मैंने डेफिनेशन ये दिया, मैंने पहला क्या बताया? इंटरनल फोर्स, अंदर वाला फोर्स, मतलब किसी सिस्टम के अंदर वाला फोर्स, सिस्टम फोर्स ऐसे बोल सकते हो। सिस्टम फोर्स, सिस्टम में ही होगा ये सिस्टम फोर्स। और सिस्टम कैसे बनेगा? एक से ज्यादा बॉडीज या एक से ज्यादा पार्टिकल्स लेकर, तो सिस्टम वाला फोर्स है। तो सिस्टम के अंदर अगर ढेर सारा पार्टिकल्स है तो हर पार्टिकल के बीच में फोर्स लगेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? ये इसको इंटरेक्ट कर रहा होगा, ये इसको इंटरेक्ट कर रहा होगा, इंटरेक्शन फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल सी बात है। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं ये हमेशा लंबे समय तक लगेंगे, और अगर लंबे समय तक लगेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि भाई साहब ये इंटरनल फोर्स है। और दूसरी चीज क्या, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये पूरी की पूरी बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। यस, क्योंकि मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, बाहर से कोई फोर्स नहीं, ये अंदर ही अंदर एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो इन 2 बॉडी के ऊपर, तो इन दोनों बॉडी पे मिला जुला के फोर्स 0 लग रहे हैं। पूरे सिस्टम पे देखो मिला जुला के फोर्स, क्योंकि अगर एक पार्टिकल और इस पार्टिकल दोनों को देखोगे तो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स है, तो नेट फोर्स 0 है। तो कंबाइंड फॉर्म में मिला जुला के इस पूरे बॉडी पर फोर्स 0 है, तो बॉडी चलेगी नहीं, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इंटरनल फोर्स की वजह से किसी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आता। देयर इज नो चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्स, देयर इज नो चेंज इन सिस्टम ड्यू टू इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स की वजह से कोई भी सिस्टम में चेंज नहीं होता। अच्छा जी, ये तो इंटरनल फोर्स की बात होगी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। फिर से नाम बता दिया,
बाहर वाला फोर्स, जी बाहर वाला फोर्स। अगर किसी बॉडी पर, किसी सिस्टम पर, बॉडी नहीं बोलो सिस्टम बोल दो, वही बॉडी है हमारा, अगर किसी सिस्टम पे आप बाहर से फोर्स लगाते हैं, अगर किसी सिस्टम पे आप बाहर से फोर्स लगाते हैं तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं क्या लिखा, मैंने लिखा फोर्स एक्टेड ऑन सिस्टम, या फिर बॉडी भी लिख सकते थे, लिख दो भाई, कौन मना कर, ऑन बॉडी फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर कम समय के लिए लगाया जाए किसी बॉडी पे फोर्स तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। और इस फोर्स की वजह से सिस्टम में चेंज आता है। क्या आता है? चेंज इन सिस्टम। इस फोर्स की वजह से क्या आता है? चेंज आता है, चेंज इन सिस्टम। क्या आता है? सिस्टम में चेंज आता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर एक बॉडी रखा है तो उस पर बाहर से फोर्स लगाओगे, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो बताओ पूरी की पूरी बॉडी में, पूरे सिस्टम में चेंज आ गया, बॉडी पूरी मूव करने लगी, तो चेंज हुआ। लेकिन अगर यही बॉडी रखा हुआ होता, बाहर से तुमने फोर्स ना लगाया होता, तो अभी भी फोर्स लग रहा है अंदर ही अंदर, हर पार्टिकल्स, इस बॉडी के हर एक पार्टिकल, हर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स के लिए एक दूसरे में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये चेंज नहीं कर पा रहे और ये लंबे समय तक लग रहे हैं। लेकिन जब तुम बाहर से फोर्स लगाओगे तो कुछ समय के लिए लगाओगे भाई, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। स्मॉल इंटरवल का मतलब ये 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं, आप ले सकते हो अच्छा खासा सेकंड। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि स्मॉल इंटरवल का मतलब ये है कि जिंदगी भर के लिए नहीं लगाना है। जो जिंदगी भर के लिए फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल। और जो जिंदगी भर के लिए फोर्स नहीं लगता है उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल। और ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? हमेशा सिस्टम में चेंज करेगा। ठीक है। कभी कभी किताबों में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? रियल फोर्स। तो ये भी बता देता हूं, ये रियल फोर्स क्या होता है ना? तो कभी घबराइएगा नहीं, कहीं लिखा होगा रियल फोर्स, तो रियल फोर्स को समझिएगा कि रियल फोर्स है क्या। कौन सा फोर्स? रियल फोर्स, जी। फोर्स एक्टेड on a body due to other object। यस, मतलब किसी बॉडी पे अगर कोई दूसरा बॉडी फोर्स लगा रहा है, दैट इज बेसिकली रियल फोर्स। क्या बोला? अगर किसी एक बॉडी पे कोई दूसरा बॉडी फोर्स लगाता है तो दैट इज बेसिकली क्या कहलाता है? रियल फोर्स। मतलब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो उसको हम बोलते हैं रियल फोर्स। जैसे आपका क्या है? नॉर्मल एक अगर बॉडी रखी हुई है किसी ग्राउंड पर, है ना, तो ग्राउंड को धरती माता नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन ग्राउंड इस बॉडी को नीचे नहीं जाने देता। इसका मतलब यह है कि पक्का है, हो ना हो, ये ग्राउंड कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है जो mg का क्या कर रहा है? अपोज कर दे रहा है, mg को रोक दे रहा है, मतलब mg के इफेक्ट को खत्म कर दे रहा है, जिसके कारण ये बॉडी ग्राउंड पर रखी है। मतलब टेबल है, अगर टेबल के ऊपर एक बॉडी या एक किताब रख दोगे तो किताब नीचे आना चाह रही है ना? अगर किताब नीचे आना चाह रही है तो mg के कारण उस टेबल को तोड़ के नीचे चला जाता, लेकिन जाता नहीं है। सिंपल सा इसका अर्थ क्या है? अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि टेबल क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो ये नॉर्मल किसके कारण लगा भाई? ये नॉर्मल लगा इस टेबल के कारण। तो टेबल एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये बुक एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक दूसरे ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया, दैट इज बेसिकली नॉर्मल, और उसको हम क्या बोलेंगे? रियल फोर्स। तो नॉर्मल इज अ रियल फोर्स। ये है कॉन्टेक्ट फोर्स है, लेकिन ये रियल फोर्स भी है। इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स, जब इस किताब को क्या कर देते हो? चलाते हो, घसीटते हो टेबल पर, तो घसीटते हो तो क्या करता है? ये हमारा टेबल इस बॉडी पे एक फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो हम इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इस फोर्स को भी हम बोलेंगे हमारा रियल फोर्स है। सर ये ज्ञान क्यों बांट रहे हो? इतनी जरूरत तो नहीं थी।
नहीं, जरूरत है, क्योंकि जब आप अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो आपको किताबों में ऐसे लिखा होगा कि रियल फोर्स बेसिकली फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अलग अलग फ्रेम से अगर किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स की आप गणना करेंगे, देखेंगे, तो रियल फोर्स हमारे फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है ना। अलग अलग फ्रेम में रियल फोर्सेस की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। जैसे रस्सी में टेंशन है, रस्सी में क्या है, टेंशन है, और अगर रस्सी में टेंशन है, कोई एलिवेटर में बंधा हुआ है, जैसे ये तुम्हारा क्या है, एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर है, इस एलिवेटर के ऊपर से फ्लोर से एक बॉडी बांधी गई है। अगर एक बॉडी बांधी गई, इसका मास क्या है, m है। अगर इसका मास m है तो ये mg से नीचे आना चाहेगा, लेकिन रस्सी क्या कर रहा है, रस्सी इस mg बॉडी को नीचे नहीं आने दे रहा है। अगर रस्सी इस बॉडी को mg नीचे नहीं आने दे रहा है, मतलब रस्सी में एक फोर्स आएगा जिसको हम बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन क्या है, टेंशन हमारा एक रियल फोर्स है। तो अगर ये एलिवेटर रुका रहेगा जितना टेंशन रहेगा, और अगर ये एलिवेटर चलने लगे तब भी उतना टेंशन रहेगा, है ना। मतलब अगर ये एलिवेटर रुका है तब भी उतना ही टेंशन, एलिवेटर चल रहा है तब भी उतना ही टेंशन, टेंशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अलग अलग फ्रेम से देखेंगे तब भी उतना ही टेंशन रहेगा, चाहे फ्रेम के अंदर बैठ के देखो, चाहे 10 मीटर पर सेकंड से चल के देखो, चाहे रुक के देखो, हर केस में इस टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिमिलरली अगर कोई बॉडी यहां पे रख दो, अगर कोई बॉडी रखोगे तो यहां नॉर्मल लगेगा, अगर नॉर्मल लगेगा तो ठीक है, अच्छी बात है। चाहे दौड़ के देखो, चाहे रुक के देखो, चाहे एलिवेटर चला के देखो, चाहे जैसे देखो, नॉर्मल की वैल्यू सेम है। रियल फोर्सेस डिपेंड नहीं करती फ्रेम पर, रियल फोर्सेस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती, मेरे कहने का मतलब ये था। तो ये था क्या, रियल फोर्स। अब लास्ट में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, और फंडामेंटल फोर्स, है ना। कई बार आपसे पूछता है क्या होता है फंडामेंटल फोर्स, कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, तो आज पढ़ लीजिए, फिर भूलिएगा नहीं फंडामेंटल फोर्स कितने होते हैं, है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स जो है हमारे फिजिक्स में, हमारे दुनिया में, ऐसा बोल सकते हो, मतलब जो भी फोर्स है इन चारों में से ही होगा फंडामेंटल फोर्स। मतलब पूरे फिजिक्स में जो भी फोर्स पढ़ेंगे, इन चारों में से कोई ना कोई एक ही किसी न किसी नेचर का होगा। अब वो चारों नेचर क्या है, वो चारों फोर्स का नाम क्या है सर, आओ देख लेते हैं। फंडामेंटल फोर्स 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको हम बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में। आप पढ़ के आ रहे क्लास 10। इसी तरीके से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी फंडामेंटल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स। तो ये 2 बातें तो हो गई। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। नाम ही कह रहा है मैं स्ट्रॉन्ग हूं, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले जो फोर्स होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्योंकि न्यूक्लियस हमारा क्या है, स्टेबल है कि नहीं। अगर न्यूक्लियस स्टेबल है, सोच के देखो, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, मान लेते हैं हम हीलियम की बात कर लेते हैं, 2He4। 2He4 में क्या होगा, 2 प्रोटॉन होगा और 2 क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। सोच के देखो, इनके ये प्लस है, इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे प्लस चार्ज होगा, इनके बीच में अच्छा खासा रिपल्सन होगा, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है। अगर सेपरेशन बहुत कम है तो रिपल्सन बहुत अच्छा खासा होगा, तब तो न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए था। यहां तो मैंने हीलियम की बात की है, ऐसे कई एटम्स आपके हैं जिसके न्यूक्लियस होंगे, उनमें अच्छा खासा रिपल्सन होगा, न्यूक्लियस तो टूट जाना चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियस टूटता नहीं है, न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस है। और अगर न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि है कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो इस रिपल्सिव फोर्स को, जो इस अच्छे खासे रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करके रख रहा है, रोक के रख रहा है इन दोनों प्रोटॉनों को न्यूक्लियस के अंदर, इसके इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहा है। दैट इज बेसिकली क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग नाम क्यों पड़ा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, अच्छा खासा फोर्स होता है, और न्यूक्लियस के अंदर लगता है, बाहर नहीं लगता। इसका रेंज हमेशा कितना होता है, 10⁻⁻15। मतलब अगर 2 पार्टिकल्स के बीच में अगर हमारा 10⁻⁻15 मीटर का रेंज होगा तो अभी तो ही ये लगेगा, वरना ये लगने वाला नहीं है, इससे ज्यादा पे नहीं लगता। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स की तो बात हो गई। लास्ट में आपका आता है वीक फोर्स। अब ये नाम ही बता डाला, क्या है ये वीक फोर्स है, बहुत कमजोर बल है, कमजोर बल है, बल मतलब फोर्स,
कमजोर फोर्स कहाँ लगता है सर? ये भी न्यूक्लियस में ही लगता है। ये भी किसमें लगता है? न्यूक्लियस के अंदर ही। तो अब सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इसके बारे में आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपको समझ में भी कुछ नहीं आएगा, है ना। तो वीक फोर्स आपको जब आप क्लास 12 के जब आप अल्फा पार्टिकल, बीटा डी के, अल्फा डी के जब पढ़ते हैं, वहां से हमने पढ़ा होगा ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा निकलता है। तो बीटा जब पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल इसके कारण ही होता है। बीटा पार्टिकल इसी वीक फोर्स के कारण ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। सुना है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। सुना है कभी? नहीं सुना है तो ठीक है, ऐसा होता है ना। वो इन्हीं के कारण होता है, वीक फोर्सेस के कारण होता है। बस आपको ये जानना है कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। 4 टाइप के फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और एक वीक फोर्स होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे फोर्स के बारे में चर्चा की। फोर्स होते क्या हैं, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट, फोर्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं, उस पर मैंने थोड़ी बहुत चर्चा की है। और हमने लास्ट में क्या बताया? फंडामेंटल फोर्स के बारे में बताया। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेंगे। स्प्रिंग बैलेंस हो गया, वेइंग मशीन हो गया, ये कैसे काम करता है। इसके बाद जस्ट बाद में टेंशन के बारे में बात करूंगा, नॉर्मल के बारे में बात करूंगा। ये सब होते क्या है बेसिकली, जनरेट कहाँ से होते हैं, किस नेचर के होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।